नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से डीडीसी चुनाव के नतीजे आए उसके बाद जम्मू कश्मीर की दो बड़ी पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं खासकर महबूबा मुफ्ती और अमरुद्दुल्ला इतनी बुरी तरह से बौखलाए हैं कि वो इस तरीके की बातें करने लगे हैं कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। महबूबा मुफ्ती जो 370-35 से हटाए जाने से पहले ये कहा करती थी कि वो अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे, यानी केंद्र सरकार ऐसा करने की कोशिश करेगी तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, सेना को ये कर देंगे वो कर देंगे, जम्मू कश्मीर में वो हाथ नहीं बचेंगे जो तिरंगा उठा पाए। लेकिन अब जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती और पूरे के पूरे गुपकारियों की हार हुई है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि जब तक 370 बहाल नहीं हो जाती मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। साथ में महबूबा ये भी कहती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूँगी कि राजनीतिक तौर पर लड़ना चाहें तो लड़ें मेरे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनआईए और सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं को मेरे पीछे न लगाएं। यानी कि अब वो ये गुहार करती हुई नजर आ रही है कि ईडी सीबीआई की जांच करा के आप मुझे जेल में मत डालो, मैं आपके सामने सरेंडर करती हूँ। ऐसा क्यों कर रही है? दरअसल पीडीपी को जो तीनों पार्टियां हैं उनमें सबसे कम वोट मिले हैं, सबसे कम सीटें भी मिली हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान पीडीपी का हुआ है। जो पीडीपी बड़ी बड़ी बातें किया करती थी और जम्मू कश्मीर में 370-35 से हटने से पहले पीडीपी की ही वहाँ पर सरकार भी हुआ करती थी। निश्चित तौर पर यह सब होने की वजह से महबूबा मुफ्ती को लोगों ने सबक सिखाया और इसी बीच इन चुनावों पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अब जम्मू कश्मीर के लोगों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को और जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है और ये कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों को बधाई देता हूँ जिन्होंने बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा लिया और बड़े स्तर पर वोटिंग करके उन्होंने पहली बार जो चुनाव हुए थे जिला विकास समिति के, उनमें हिस्सा लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कामों और जो अर्धसैनिक बल थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनके प्रयासों की वजह से जिस तरीके से जनता का रिस्पॉन्स आया है उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी कोशिशें की कि किसी भी तरीके का उपद्रव न हो पाए और इसके लिए हमारी सेना, अर्धसैनिक बलों ने जो मुस्तैदी दिखाई उसी का नतीजा रहा कि 8 चरणों में ये शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं वो स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए थे जनता उनसे बहुत खुश है। ऐसा कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार 3 ट्वीट किए और इसके बाद में खलबली मच गई महबूबा मुफ्ती में। महबूबा को ये लगा कि अब इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी सरकार, उसके खिलाफ जो तमाम घोटालों के केस चल रहे हैं उनको तेज कर देगी और महबूबा का एक बार फिर से जेल जाना तय है। महबूबा रोशनी एक्ट में पहले ही फंस रही है, उसके अलावा अन्य और मामले हैं। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी पहले ही 12 करोड़ की जो उसकी संपत्तियां हैं उसको जब्त करने का आदेश दे चुकी है और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर के क्रिकेट एसोसिएशन में 43 करोड़ रुपए की हेराफेरी फारूक अब्दुल्ला ने अपने 2 साथियों के साथ की थी, उसका केस पहले से चल रहा है। दूसरा, जिस तरीके के बयानात महबूबा मुफ्ती देती रही है उसके तहत भी एनआईए की कार्रवाई महबूबा के खिलाफ चल रही है। तमाम लोगों ने उसके खिलाफ केस कर दिए हैं। अब उससे ऐसा लगता है कि महबूबा बुरी तरह से घबरा गई है और इसीलिए वो अपने चिर प्रतिद्वंदी अमरुद्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने तक पर राजी हो गई है। महबूबा का ये कहना है कि वो आने वाले दिनों में चुनाव नहीं लड़ेगी जब तक 370 बहाल नहीं हो जाता, जम्मू कश्मीर को उसका संविधान दोबारा से नहीं मिल जाता, जो कि अब असंभव से भी ज़्यादा मुश्किल बात हो गई है क्योंकि एक बार भारत के संविधान ने उन दोनों अनुच्छेदों को, दोनों प्रावधानों को हटा दिया है तो अब इसको वापस लाने की ताकत किसी के पास नहीं है। तो इसलिए महबूबा मुफ्ती ने वो वाली एक जो कहावत कहते हैं कि न नॉर्मल तेल होगा न वो नाचेगी, वो स्थिति पैदा कर दी है और वो ये कहकर चुनावों से बचती हुई भाग रही है कि अब वो तभी चुनाव लड़ेगी जब 370 बहाल हो जाएगी। इसको लेकर महबूबा पहले पाकिस्तान से बात करने की बात कर रही थी और अब्दुल्ला चीन का समर्थन लेने की बात कर रहा था, लेकिन दोनों के ही मंसूबे बेकार कर दिए जनता ने। और जिस तरीके से कश्मीर घाटी में जनता ने गुपकार गैंग के बजाय
इंडिपेंडेंट यानी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको तरजीह दी है, उनको जिताने का काम किया है, उससे तो ऐसा लगता है कि अब इन लोगों की राजनीति जम्मू कश्मीर से खत्म होने वाली है। दरअसल ये जो चुनावों का रिजल्ट आया है उसमें देखने वाली बात यह है कि कश्मीर घाटी में इतने बड़े स्तर पर निर्दलीय लोग जीते हैं और इसको लेकर रविशंकर प्रसाद ने एक खुलासा भी किया था कि ये वो लोग हैं जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए थे, ये वो लोग हैं जो आतंकवाद के खिलाफ जनता को जागरूक करने का काम करते थे और सुरक्षा बलों के साथ खड़े होकर आतंकवाद से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे थे। और उन्हीं लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए निर्दलीय के तौर पर इन गुपकारियों के खिलाफ, गुप्त गठबंधन वालों के खिलाफ में एक लड़ाई लड़ी, जिसमें वो कामयाब भी हुए, जिसका नतीजा रहा कि श्रीनगर जैसा जो शहर है उसमें गुपकार गैंग के बजाय निर्दलियों को 40% वोट मिले, 7 सीटें उन्हें मिली और सीधे तौर पर उनका वहां पर सत्ता पर कब्जा हो गया। ये वो स्थिति है जो जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, जिसकी वजह रही 370 और 35 से हटना, जिसके पीछे सुरक्षा बलों की सूझबूझ और कह सकते हैं NSA अजीत डोभाल ने जो बार बार वहां पर दौरे किए, सुरक्षा बलों के साथ में मिलकर जनता को जोड़ने का जो कार्यक्रम चलाया और उसके बाद में बहुत ही हिम्मत वाला एक स्टेप लिया केंद्र सरकार ने और DDC के चुनाव की घोषणा की। उससे पहले पंचायत के चुनाव भी कराए गए थे जो पहले नहीं हो रहे थे और इस तरीके से पंचायत के चुनावों के माध्यम से, जो सरपंच के माध्यम से केंद्र सरकार ने जो पैसा भेजा वो सीधे तौर पर गाँव में लगा और उसका नतीजा रहा कि DDC के चुनाव में जनता ने गुपकार गैंग को नकार दिया, गुपकार वालों की बजाय उन लोगों को चुना जो स्थानीय स्तर पर अपने दम पर जनता के साथ खड़े होकर जनता के विकास में योगदान देना चाहते थे। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, अब इनमें यह खलबली है कि ये किस तरीके से अपना अस्तित्व बचाएं। और एक और दूसरी सोशल मीडिया पर एक कहावत चल रही है कि बीजेपी के डर से, जैसे कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि शिवसेना और कांग्रेस एक साथ आ गए, एनसीपी और शिवसेना एक साथ आ गए, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आए। तो पहले से ही है, कांग्रेस, लेफ्ट और ममता भी एक साथ आ सकती है, जैसा जम्मू में हुआ कि एनसी और पीडीपी दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन अब उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए जिस तरीके का गठबंधन किया और उस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हुई। लगभग वो सारी पार्टियां जो अलगाववाद की बात करती थी, जो जम्मू कश्मीर में एक पुराने प्रावधान जो कि गलत तरीके से संविधान में जोड़ा हुआ था उसकी बहाली की बात करती थी, वो सब मिलकर भी अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उलझुल बयान उन लोगों को देने पड़ रहे हैं। महबूबा का ये कहना कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, महबूबा का ये कहना कि केंद्र सरकार को लड़ना है तो लड़े, लेकिन ईडी, सीबीआई और एनआईए को मेरे पीछे न लगाए, क्योंकि उसकी वजह से इन लोगों को सबसे ज्यादा डर लग रहा है। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर घोषणा की थी कि अब 35A और 370 के दोनों जो प्रावधान हैं वो कानूनी रूप से मान्य नहीं रहेंगे, तभी उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा है, जिन लोगों ने अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों का पैसा खाया है, जिन लोगों ने अब तक जम्मू कश्मीर के दलितों, वंचितों और गरीबों को उनके अधिकार नहीं मिलने दिए, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि पहले ये लोग उस कार्रवाई से इसलिए बच जाया करते थे क्योंकि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में अलग संविधान हुआ करता था, लेकिन अब भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर में समान रूप से लागू होंगे और उसके तहत कोई भी घोटालेबाज, कोई भी चोर, कोई भी लुटेरा, कोई भी बेईमानी करने वाला, कोई भी अपने पद के साथ इंसाफ न करने वाला, न्याय न करने वाला बच नहीं पाएगा। शायद उसी का डर अब महबूबा मुफ्ती को सता रहा है। महबूबा को ये लगता था कि वो बड़ी बड़ी बातें करके, भड़काऊ बयान देकर या पाकिस्तान परस्ती की बात करके, पाकिस्तान के हित में बोलकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बरगला लेगी और जिस तरीके से आतंकवाद की फसल पहले वहाँ चलती रही थी, पत्थरबाजों की फौज वहाँ पहले खड़ी होती रही थी, उसी तरीके से उसको शायद लोगों का समर्थन मिल जाएगा। लेकिन डीडीसी के चुनावों में जिस तरीके से लोगों ने महबूबा की पार्टी को नकार दिया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन में तो बहुत बड़ा फायदा मिला, लेकिन कश्मीर घाटी में भी कमल खिले, उससे अब महबूबा मुफ्ती को लगता है कि उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा आंच आने वाली है। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला तो पहले ही फंस चुका है, उमर अब्दुल्ला फंसने वाला है और महबूबा भी बच नहीं पाएगी। रोशनी एक्ट हो या जो दूसरे तमाम घोटाले जम्मू कश्मीर में हुए, तमाम हेर फेर हुए, उनको लेकर
लेकर जांच अब तेजी पकड़ेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में परिसीमन के बाद में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उस विधानसभा चुनाव में भी स्थिति पीडीपी के लिए तो कम से कम बदतर ही होने वाली है, एनसी के लिए भी बदतर होने वाली है। कांग्रेस की हालत भी पतली है और ये तीनों पार्टियां, चूंकि यहाँ डीडीसी का चुनाव था, ये लोकल लेवल का चुनाव होता है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का तरीका भी बदल जाएगा और वहां मुद्दे भी अलग होंगे। इस वजह से पीडीपी और एनसी के साथ साथ कांग्रेस और तमाम जो दूसरी गुपकार की पार्टियां हैं, उनको ये चिंता सता रही है कि विधानसभा चुनाव आने से पहले अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उन लोगों को जेल जाना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके के घोटाले इन लोगों ने कर रखे हैं, जिस तरीके की बेईमानियां कर रखी है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को चूना लगाने का काम इन्होंने किया था, उसके बाद इनका बच पाना बेहद मुश्किल है और संभव भी नहीं है, क्योंकि अब जो एजेंसियां हैं वो बेहद बारीकी के साथ इनकी एक एक घपलेबाजी को, एक एक चोरी को पकड़ने का काम कर रही हैं। और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती बुरी तरह से बौखलाती हुई इस तरीके के बयान दे रही है। गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि अब आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लोगों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से न्याय और व्यवस्था का जो एक प्रतिरूप है वो देखने को मिलेगा। वहाँ विकास की और ज़्यादा तेज़ी आएगी, विकास में और ज़्यादा निर्माण में तेज़ी आएगी और दूसरी सहूलियतें भी वहाँ ज़्यादा मिलेंगी। इसका सीधा मतलब है कि अब अपराधियों के ऊपर भी और ज़्यादा तेज़ी से काम होगा। जय हिंद, जय भारत।